आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड इट्स थीम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स थीम्स। ना बायोलॉजी है क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। क्या है बायोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, डेली बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरियाज हैं, तो कुछ यूनिफाइंग थीम चाहिए, है ना, जिसे हम पढ़ सकें, जिसमें सारी चीज़ें अरेंज हो सकें। वो मेन 5 यूनिफाइंग थीम्स हैं, जो कि क्या क्या हैं देखो। ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन, ठीक है, 3 हुए। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, और देखो एनर्जी एंड मैटर हो गया। एनर्जी एंड मैटर और इंटरेक्शंस, ठीक है, इंटरैक्शंस। इन सबको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ, इस चूहे के साथ। ये चूहा जो है ये कहाँ रहता है? कोस्टल ड्यून्स। कहाँ का? बीच माउस है ये। क्या है? बीच माउस। और कहाँ रहता है ये वाला जो है? ये फ्लोरिडा बीच माउस है ना। इसका प्यारा सा रंग देख सकते हो आप, नीचे पूरा सफ़ेद सफ़ेद और ऊपर में हल्का सा रंग। ये कैसे हो गया भाई, है ना? ये जो रंगत है ये किस चीज़ के लिए है? इसका देखो, इसका बैकग्राउंड देखो, इसमें छुपने के लिए। ये जो कोस्टल सैंड ड्यून्स है ना बच्चों, इसमें छुपने के लिए इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन फॉर क्रिप्सिस। क्रिप्सिस एक तरीके का कैमोफ्लेज है, उसकी वजह से कई सालों में जाकर के ये रंग आया है ना। ओके, तो इसे हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे अभी, और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये जो ए नंबर वाला माउस है ये इनलैंड माउस है या मेनलैंड माउस बोल सकते हो। ये रहता है ज़मीन पे जहाँ नॉर्मल मिट्टी विट्टी है, ठीक है। और दूसरा वाला बीच माउस ये कोस्टल सैंड ड्यून्स के पास रहने वाला है, ठीक। अच्छा, ये दोनों ही जो चूहे हैं ना, इनका साइंटिफिक नाम क्या है? पेरोमेस्कस पोलियोनोटस। लेकिन ये दोनों अलग अलग सब स्पीशीज़ हैं। इसमें कलर देखो आप, इस वाले में जो इनलैंड माउस है ऊपर ज़्यादा ब्राउन है, ठीक है। बीच माउस में ऊपर में बहुत कम ब्राउन है, नीचे का सफ़ेद हिस्सा ज़्यादा है। आपने इसको देखा? इसके बैकग्राउंड में छुपने के लिए ऐसा है। एक फ़ोटो दिखाती हूँ, देखना। एक बैकग्राउंड में पूरा छुपा है, देखो कितना थोड़ा कठिन होगा ना इसके प्रीडेटर्स के लिए इसको सर्च कर पाना। अगर यही डार्क कलर होता इसका ज़्यादा तो ये आसानी से मिल जाता। तो ये क्या चीज़ थी? ये है इवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, पहला थीम देखते हैं, इवोल्यूशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ? बाय नेचुरल सिलेक्शन ओवर मैनी ईयर्स, राइट, मैनी काउंटलेस जनरेशंस, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन किसके लिए था? फॉर क्रिप्सिस। क्रिप्सिस एक तरीके का कैमोफ्लेज है ना, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपने सराउंड में पूरा हाइड हो जाता है ताकि प्रीडेटर्स से वो छुप जाए, उसे पकड़ ना पाए। और भी कैमोफ्लेज कई तरह के होते हैं जिसको उन्हें बाद में पढ़ सकते हैं हम। ओके, अब यहाँ देखो, ये काउंटलेस जनरेशंस में हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, ठीक है।
कुछ म्यूटेशंस आई होंगी डीएनए में, ठीक है। तो जीन म्यूटेशंस जो कि इंफॉर्मेशन में अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। इवोल्यूशन वाली चीज़ हमने इसकी देखी, अभी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं हम, इंफॉर्मेशन, ठीक। अब इंफॉर्मेशन में क्या है, ये जो भी कलर है ना, इनका कोट कलर, इनका फर कलर, इन चूहों का, ये इनके डीएनए में कोडेड है। तो इनके जीन्स का लोचा है भाई, जीन्स का लोचा है। और जीन्स हमारे यहाँ 2 मेन जीन्स हैं जिन्हें मैं अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊँगी, ठीक है। एक होता है MC1R जीन, ठीक है, मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर जीन है। और दूसरा, अब ये स्मॉल आर है कि कैपिटल आर देखना है, ठीक है। और एक कौन सा है, अगूटी जीन। दूसरा कौन सा है, अगूटी जीन। तो देखो, हमने देखा कि ये जो कारण है कलर का, है ना, ये क्या कारण था, छुप जाना प्रीडेटर से। लेकिन इसके लिए इवोल्यूशन इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो किस में है भाई, डीएनए में है ना। ये किस में है, डीएनए में है। तो जो जीन्स होते हैं, ठीक, ये 2 मेन जीन्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे। इन्हें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। किस में पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन में। चलो, तो तीसरा चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब मैं बोलूँ कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट लेवल्स। अब इस ऑर्गेनिज्म को ही देख लो, ऑर्गेनिज्म को देखो, ये प्यारे प्यारे चूहे, ठीक। एज एन ऑर्गेनिज्म लेवल यहाँ देखो कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें प्रीडेटर्स से छुपना है और अपनी जान बचा के जीना है ना। ये इनका मेन मोटिव है। तो स्ट्रक्चर फिट्स फंक्शन, at every level or each level of biological organization। अब जैसे ऑर्गेनिज्म के को बोला तुमने, ठीक है। अब इसमें इसका सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है, हमारी बॉडी का हो चाहे चूहे की बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, ठीक है। अब हम मान लो ऑर्गन लेवल पे लेते हैं, ठीक। तो ये स्किन है, और इस स्किन का ये जो कलर है, कोट कलर है माइस का, ये जो फर होते हैं इनका कलर है, ये क्यों है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया ना, मतलब ये स्ट्रक्चर क्यों है, किस फंक्शन के लिए, क्रिप्सिस के लिए, बचाने के लिए इसको, ठीक है, कैमोफ्लेज के लिए। तो देखो, अगर हम कहें ऑर्गेनिज्म, ठीक, एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और ऑर्गन होता है, ठीक। फिर ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से। सेल्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स से, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स किससे बने होते हैं, मिलके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से, जो कि बने होते हैं एटम्स से, ठीक। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जैसे ये देखा कि इसका जो ऑर्गन है स्किन, वो फंक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के साथ कोरिलेट कर रहा है ना। अब हम इसे अगर मॉलिक्यूल के लेवल पे देखें, ठीक, तो उसे भी हम देखेंगे। टिश्यूज, एक ऑर्गन किससे मिलके बना होता है, टिश्यूज से, टिश्यूज सेल से। जैसे हम स्किन की बात करें तो उसमें डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, है ना। उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, नर्व्स भी होंगे, ठीक है, मसल टिश्यू भी होगा, ओके, एडिपोज टिश्यू भी होगा, डिफरेंट सेल्स होंगे। यहाँ हमारे बड़े काम के सेल्स आएंगे, मिलेनोसाइट्स जो हम पढ़ेंगे, और डर्मल पैपिला के सेल्स होंगे, इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मिलेनोसाइट्स को बोलूँ तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अभी हमारे यहाँ काम का कौन सा सेल ऑर्गेनेल होगा, न्यूक्लियस। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो कि हो गया डीएनए, ठीक। और हम उसमें पढ़ेंगे कुछ जीन्स। क्या पढ़ेंगे, कुछ जीन्स, ओके। तो चलो अब हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीन है कलरिंग के लिए, और वो कौन सा जीन है बच्चों, एगूटी जीन,
और एक और इम्पॉर्टेंट जीन है MC1R जीन। ठीक, लेकिन उसके लिए हम शुरुआत करते हैं सेल से। अच्छा, एक चीज़ और, ये है प्यारा सा, समझो, मान लो ये मिलेनोसाइट है, ठीक है। मिलेनोसाइट्स यहाँ पे चूहे के हेयर फॉलिकल्स में, हेयर फॉलिकल्स के पास है, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स के आसपास है। और इन मिलेनोसाइट्स के अंदर एक पिगमेंट बनेगा जो कि यूमिलेनिन होगा, है ना, यूमिलेनिन, जो कि डार्क कलर के मिलानिन के जो कि डार्क कलर का मिलानिन है। पर इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, कैसे बनेगा बच्चा पार्टिए, इसके लिए यहाँ पर आएगा एक स्टिमुलेट करने वाली चीज़, एक मैसेंजर। और वो मैसेंजर एक हार्मोन होगा, पर हार्मोन को कुर्सी चाहिए, उन्हें रिसेप्टर चाहिए। तो यहाँ सेल के ऊपर रिसेप्टर है, मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है इसी को प्रोड्यूस करते हैं ये MC1R जीन। इस रिसेप्टर पे कौन नॉर्मली बैठता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच स्टिमुलेट्स दिस मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। नाउ नॉर्मली व्हाट हैपेंस, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, अपने रिसेप्टर पे बैठेगा, मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर पे, और अंदर पूरे कैस्केड ऑफ इवेंट्स होंगे, CAMP पाथवे होगा, सब कुछ होगा। फाइनली हमें ये समझ में आया कि पिगमेंट बनाना है, ठीक है। तो कोई आया बंदा, उसने स्टिमुलेट किया और अंदर पिगमेंट बन रहा है, यूमिलेनिन। अब ये बहुत ज़्यादा ना बन जाए, इसलिए इस पाथवे को रोक के रखने के लिए दूसरा एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं अगुटी सिग्नलिंग प्रोटीन, अगुटी सिग्नलिंग प्रोटीन, ठीक। अगुटी सिग्नलिंग प्रोटीन जो है, और ASIP वी कैन से, ये किसके डायरेक्शन से बनता है, अगुटी जीन की कृपा से। और ये जो है ये नेचुरल एंटागोनिस्ट है इस MC1R का। मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट कौन है, एगोनिस्ट इज MSH एंड एंटागोनिस्ट इज ASIP। एंटागोनिस्ट है तो मतलब ये बोलेगा बेटा हो गया, बहुत यूमिलेनिन बन गया, ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, रहने दो। तो ये चेक में रखता है कि कितना यूमिलेनिन बन रहा है। अब यही 2 मेन चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी चूहे का फर कलर, ठीक है, हमारी जुल्फ़ों के कलर, बहुत सारी चीज़ें, हमारे रंग बिरंगे, ठीक है, हम लोग। तो ये चूहे जो हैं, अब क्या हुआ, क्या हो गया इवोल्यूशन में कि बीच माउस का कलर अलग हो गया इनलैंड माउस से। चलो देखते हैं। इन दोनों जीन्स में म्यूटेशन हुआ, ठीक है, इन दोनों जीन्स में म्यूटेशन हुआ। अगुटी जीन के कौन से पार्ट में म्यूटेशन हुआ, इनहैंसर रीजन में, कोडिंग रीजन में नहीं हुआ, इनहैंसर रीजन में हुआ, जिससे अब देखो DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है। तो mRNA का एक्सप्रेशन बढ़ गया, बहुत सारा mRNA, इस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा तो बहुत सारा mRNA बना, इंक्रीज्ड mRNA, ठीक है। इंक्रीज्ड mRNA हुआ तो बहुत सारा अगुटी प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, ASIP बहुत सारा सिंथेसाइज हो गया, जिसकी वजह से एंटागोनिस्ट ज़्यादा हो गया। और उसने बोला बेटा MSH तुम तो दूर ही रहो अपनी कुर्सी से, ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है, ये हमारी कुर्सी है, हम यहाँ बैठेंगे, घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये आके रोक देगा तो यूमिलेनिन बन नहीं पाएगा। और सोने पे सुहागा क्या हुआ, इवोल्यूशन के दौरान MC1R जीन के कोडिंग रीजन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है। MC1R जीन के कौन से रीजन में, कोडिंग रीजन में। तो जो ये रिसेप्टर बना रहा था ये, ठीक है, MC1R, ये रिसेप्टर ही फर्जी निकल गया, ठीक है, कम एक्टिव है, ये ज़्यादा काम का रिसेप्टर नहीं है। तो ये ज़्यादा एक्टिव रिसेप्टर नहीं है म्यूटेशन की वजह से। अब हो गया भैया लो,
ना तो ये रिसेप्टर ढंग का है तो ऐसे ही ज़्यादा मेलानिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब रिसेप्टर नॉर्मल होगा तब तो ज़्यादा MSH इसको स्टिमुलेट कर पाएगा। तो ये रिसेप्टर उतना अच्छा है नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, खुद पहले यू मेलानिन ले के थोड़ा बहुत बना और उसके बाद सोने पे सुहागा ये अगूटी सिग्नलिंग प्रोटीन। उन्होंने बोला भैया जो जैसी भी कुर्सी हो, टूटी फूटी जैसी भी हो, इस पर हम बैठेंगे, तुम ना बैठो MSH, ठीक है। तो इस ढंग की कुर्सी थी नहीं, उस पर भी लड़ाई होने लगी, आके बैठ गए और ले दे के बहुत कम यू मेलानिन बिना। ये सब कब हुआ, जब चूहा अपनी मम्मी के अंदर था, ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त। अब नॉर्मली इनलैंड माउस में ऊपर में पूरा डार्क रंग होता है, ऐसा उस समय हुआ कि ये जो पार्टीशन होता है ना, ये देखो नीचे में जो बेली होती है सफ़ेद रंग की ज़्यादा हो, तो इस सफ़ेद रंग की नर्म यहाँ है, कम है इधर, ठीक है, इसमें ज़्यादा होने लगी क्योंकि ज़्यादा पिगमेंट ही नहीं बन पाया है। और यहाँ देखो ये ऊपर का ये पोर्शन पूरा शिफ्ट होता गया, यहाँ देखो कितना ज़्यादा है इनलैंड माउस में ब्राउन, और यहाँ देखो थोड़ा सा, ठीक है, ले देखिए पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसको देखो ये अपने बैकग्राउंड में मज़े से छिप सकता है, देखो मज़े से छिप रहा है और गाना गाएगा, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना, इसलिए अभी से खा लो, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें क्या चीज़ देख ली बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे इसमें देखो हमने बताया तुम्हें कि ऑर्गन है, ठीक है, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें ऑर्गन सिस्टम, जैसे यहाँ कौन सा सिस्टम देखा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम था, स्किन, ठीक, स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। फिर उसमें ऑर्गन था, स्किन, फिर उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ थे, सेल्स थे, है ना। अच्छा, स्किन में 3 हिस्से होते हैं ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जो है कि स्किन में होगा, तो उनमें डिफरेंट टिश्यूज़ रहते हैं और डिफरेंट सेल्स रहते हैं। हमने मेलानोसाइट देखे, ठीक, जो मेन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। और फिर हमने ये बताया कि अगूटी जीन, ठीक है, ये अगूटी सिग्नलिंग प्रोटीन बनाता है। ये कौन से सेल्स बनाते हैं, सेल्स ऑफ डर्मल पेपिला, हालांकि आपके काम का नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ, डर्मल पेपिला के सेल्स। मेन आपको मेरे बताने का मतलब क्या था कि एवोल्यूशन हुआ और सब डीएनए का लोचा है, जीन्स का लोचा है, डीएनए में जीन्स है, लोचा हो गया, ठीक है। अब ये MC1R वार अगूटी पगूटी सब अब छोड़ो, हो गया ये। अब तीसरा हम आते हैं, तीसरा नहीं चौथा हम आते हैं एनर्जी एंड मैटर पर और इंट्रैक्शंस। चलो पहले एक काम करते हैं, इंट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। ये देखो खूबसूरत सी घास, कौन सी घास है ये, सी ओट्स, तो इंट्रैक्शन पढ़ लें पहले। इंट्रैक्शंस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। जैसे सी ग्रास है, इसको कौन खा रहा है, ये चूहा, है ना। ये कौन सी सी ग्रास है, ओट्स, ठीक है, सी ओट्स, ये देखो गिरा है ना, इसको खाने में लगा है, कितने सुंदर सी ओट्स खाने में लगा है। और एक दिन इसको कौन खा जाएगा, बहुत लोग हैं खाने के लिए। जैसे ये जो चूहा है, सी माउस, बीच माउस, ये सिर्फ ओट्स को ही थोड़ी खाता है भाई, और भी कुछ चीज़ें खाता है, और भी घास फूस खाता है आसपास की, मेनली सी ओट्स खाता है, और छोटे मोटे कीड़े वीड़े पा जाते हैं तो खा लेता है। और फिर ये इसको खाएगा, किसको, उल्लू नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्लू इसको खा जाएगा। तो ये उल्लू कौन है, बरोइंग उल्लू, बरोइंग आउल, ये फ्लोरिडा का खास उल्लू है, ठीक। ये जो बरोइंग आउल होता है ना, वो छोटा सा होता है और ये पेड़ पे नहीं रहता, ये अपनी बरो बना। अरे मेरी बेटियाँ उठ गई थी, रोने लगी थी मेरी गुड़िया रानी। ओके चलो, अच्छा, बरोइंग आउल ने खा लिया चूहे को, बीच माउस को, या फिर ज़रूरी थोड़ी है कि बरोइंग आउल ही खाए, बहुत लोग खा सकते हैं इस चूहे को। तो इस बीच माउस को खाने के लिए ये हॉक, ये देखो ये दूसरा हॉक है, ये इनलैंड माउस को खा रहा है, और बीच माउस को भी खाने के लिए हॉक आता है, ठीक है। यहाँ देखो ये चूहा है, ठीक है, ये बीच माउस नहीं है, दूसरा इनलैंड माउस है, इसको हॉक खा रहा है। तो चूहों को हॉक ने खा लिया, या उल्लू खा गया, ठीक। तो ऐसे ये सब इंट्रैक्शंस है ना, कि चूहे ने बहुत सारी चीज़ें खाई, चूहे को बहुत सारे लोग खा सकते हैं, ये हो गए इंट्रैक्शंस। अब आते हैं अगला, पांचवा, एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर। यहाँ देखो, अब हम बोलते हैं
एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। हम क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी कि यूनिडायरेक्शनल होता है और एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। देखो जैसे सूर्य देवता है ना, उन्होंने सनलाइट दिया और इस सनलाइट का केवल 1% जो होता है प्लांट जो होता है एब्जॉर्ब कर पाता है ना। उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ये देखो कितना सारा है, अभी 6 जीरो में से सिर्फ 4 जीरो बचे, 1% एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ जो 4 जीरो है इनमें से सिर्फ यहाँ कितना बचा, 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, ठीक। अच्छा तो अब ये देखो, तो ये सन से तो इन्होंने 1% एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने। उसके बाद हर ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10% लो। तो अगर प्लांट्स के पास 10,000 जूल है तो प्राइमरी कंज्यूमर सपोज करो हिरन हो गया, उसके पास केवल 1000 जूल गया, है ना। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे 10% लॉ किसने दिया, रेमंड लिंडमैन्स लॉ बोलते हैं, लिंडमैन्स लॉ है, ठीक है। तो इसमें 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे किया, बाकी 90% कहाँ चला गया, वो तो लॉस्ट हो गया। कैसे, जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का मेटाबॉलिज्म करेगा, अपनी दुनिया भर की प्रक्रियाएं करेगा, चलना दौड़ना सांस लेना दुनिया भर का, तो उसमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी हीट के थ्रू लॉस होगी इन्वायरमेंट में। प्लस अगर हम बोलें चूहा है, चूहा जो है, या फिर चलो उसको छोड़ो, हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट की बॉडी में जो बचा खुचा है वो सिर्फ 10% स्टोर हो रहा है ना, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है। अब ये चूहे ने हर पार्ट तो खा नहीं लिया प्लांट का, कुछ वेस्ट भी हो जाएगा जिसे डीकम्पोजर्स खाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कोई हिरन है, ठीक, हिरन जो है या फिर चलो चूहा, इन लोग के बॉडी में जो बचा खुचा है जिसे अगला सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं खाएगा, मतलब खाने के बाद हड्डी वड्डी बचेगी, अब उसको तो सेकेंडरी कंज्यूमर सारी हड्डी तो खा नहीं जाएगा, कुछ तो कचड़ा फेंकेगा डीकम्पोजर्स के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसे ही वेस्ट हो गई जिसे अगले ऑर्गेनिज्म ने नहीं खाया, उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, कुछ मेटाबॉलिज्म में वेस्ट हो गई, कुछ हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो ऐसे कर करके 90% वेस्ट हो गई, बचा कितना, 10%, ठीक। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। अब इस चूहे लोग को देखो भाई, इन्होंने देखो सूर्य से सी ओट्स मान लो ये खा रहे हैं, इसने एनर्जी ली 1%, और इसके बाद इस चूहे में मान लो गई 10%, उसके अगले ऑर्गेनिज्म में गई 10%, ऐसे करते करते चलो इस मान लो उल्लू में गई 10%, ऐसे करते करते सिर्फ थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो एनर्जी कम होती जा रही है और ये एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वापस सन को एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो गया। फिर मैटर का साइक्लिंग होती है, रिसाइक्लिंग होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स से, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोजियोकेमिकल, जियो में आपका लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर आ जाएगा, है ना। तो बायो में बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे और जियो में ए बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब जैसे मान लो न्यूट्रिएंट्स को एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर से ले लेते हैं ये पौधे, ठीक है। तो इनसे जाएगा एनिमल में, इस एनिमल से जाएगा इसके कंज्यूमर में, ठीक है। मान लो उल्लू में गया या फिर हॉक में चला गया, अब ये मरेंगे मान लो, तो इनसे डीकम्पोजर में जाएगा, है ना। फिर डीकम्पोजर पूरा डीकम्पोज करके वापस किसको दे देंगे, मिट्टी को और एटमॉस्फेयर को। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है, एलिमेंट्स की साइक्लिंग होती है, बट एनर्जी का साइक्लिंग नहीं होता, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। ये सारी चीज़ें थीम्स हैं, हमने पढ़ ली। थैंक यू, बाय बाय।